हेलो बच्चों। क्लास 9th में आने पर आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग बड़े हो गए हो। जूनियर लेवल से आप सेकेंडरी लेवल पे आ चुके हो। यानी कि अब आप एक ऐसी क्लास में एंटर कर चुके हैं जहां से आपकी पढ़ाई का लेवल और सोचने का तरीका दोनों बदलने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस साल साल 2026 से आपका जो 9th क्लास का सिलेबस है काफ़ी सब्जेक्ट्स में चेंज हुआ है। कुछ सिलेबस बढ़ा है, कहीं कहीं जगह डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़े हैं। तो मैं यहाँ ओपन मैथ्स में आपके सामने मैथ्स के रिलेटेड जितना भी पैटर्न और सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कंटेंट दूंगी। अभी मार्केट में न्यू सिलेबस वाली बुक्स तो अवेलेबल है नहीं, कुछ और वक्त शायद लग सकता है। न्यू बुक्स का अवेलेबल टाइम एक्सपेक्टेड है कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अकॉर्डिंग होगी। तब तक के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट से हमने रिकमेंडेड सिलेबस का ड्राफ्ट उठाया, उसे स्टडी किया और उस ड्राफ्ट को बेस बनाकर आपके लिए कंटेंट तैयार किया, ताकि जो नया सेशन शुरू हो चुका है उसमें न्यू बुक्स ना अवेलेबल होने की वजह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। ड्राफ्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस ड्राफ्ट में आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने का जो मेन एम है, टू डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, और साथ में ही इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी कि हम किस तरह से मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, वर्ल्ड के सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस ड्राफ्ट को बेस बनाकर अपना फर्स्ट चैप्टर तैयार किया है। हो सकता है कि जब एनसीईआरटी की बुक्स आए तब ये चैप्टर किसी और नंबर पे हो, बट कोई बात नहीं, हमारे जो कंटेंट है वो तो सेम ही रहेंगे। तो अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, जो की पॉइंट इसमें याद करने वाली बात है कि इसमें कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है, कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया है, तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन अब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट जो न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं, पहले ये क्लास 10th में हुआ करते थे। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्राफ प्लॉटिंग एंड इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा फोकस है। रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे मैप एंड नेविगेशन जोड़े गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए देखिए, आपके सामने जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, हर चैप्टर की शुरुआत में इनिशियली दिया होता है कि वो चैप्टर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी मैं आपके सामने ये सारे सारे पॉइंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैं रीड आउट कर रही हूँ। अगर आपको कहीं किसी वर्ड या किसी टॉपिक का मीनिंग ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम जब इस टॉपिक पर आएंगे एक्चुअल में वीडियो के अंदर तो आपको ये सारे सारे टॉपिक्स और वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है हमारा फ्लोर प्लान ऑन अ ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, कुछ चीजें वर्ड हैं जो यहाँ पर हमें अटपटी सी लग रही हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट क्या है जो आपके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आप लोग, ग्रिड क्या चीज होती है, और फ्लोर प्लान यानी कि जमीनी तौर पे हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे समझें। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ही आराम से हम उसको समझेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड्स अलग लग रहे होंगे कि 2D क्या चीज है, कार्टेशियन वर्ड क्या चीज है, क्या है। जो की पॉइंट्स को हम समझेंगे जब हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपके सामने मेन मेन जो हमारी हेडिंग्स है इस चैप्टर के अंदर वो रीड आउट कर रही हूँ। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर नोन। मतलब कि अगर किसी प्लेन पर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है या प्लॉट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता होते हैं। तो उन नॉन कोऑर्डिनेट से हम कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। फिर पांचवें नंबर पे आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, यानी कि टू डायमेंशनल प्लेन में जो दो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है। तो ये हम सीखेंगे इसमें। इसी के अंदर एक सब टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अभी कोलिनियरिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी 3 पॉइंट्स
एक ही लाइन में लाई करते हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके बारे में हम इलैबोरेट करके आगे पढ़ेंगे। और जो आखिरी टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, यानी कि टू डायमेंशनल प्लेन में अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच का मिड पॉइंट, बीच का जो है पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं, इलैबोरेट करके। ठीक है, और एक ही बारे में आप सारे टॉपिक्स को बड़े आराम से सीख लेंगे अगर आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये चैप्टर या ये टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स में आया कहाँ से, कौन लेकर आया। आपके सामने एक तस्वीर है, ये है साइंटिस्ट, जिनको फिलोसफर भी बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं। ये है रेने डिकार्टिस। ये एक फ्रेंच फिलोसफर है जिनको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब आप देखो कि इन्होंने अपना जो काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो पब्लिश किया था, वो 1637 में किया था, यानी कि 350 साल से ज्यादा इतना समय हो चुका है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथमेटिक्स में आया हुआ है। या इनका डिस्कवरी किन्होंने किया था? रेने डिकार्टिस ने। ठीक है, he also introduced the representation of points in a plane by ordered pair of real numbers। मतलब क्या हुआ कि he was the first one, ये सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि किसी भी प्लेन में, जब हम प्लेन में किन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रियल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो रियल नंबर्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर वर्ड क्या है, ये आपके लिए नया है। डोंट वरी, हम आगे जब चलेंगे वीडियो में तो आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इनको बोला गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अगेन एक न्यू वर्ड आ रहा है, कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको भी हम समझेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर की हम बात कर रहे थे, उसको रेने डिकार्टिस ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बोला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट है जो इन्होंने बताई, कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज दीज लेटर्स एक्स वाई जेड फॉर अननोन्स। अब देखो, मैथमेटिक्स तो है ही इस चीज के लिए फेमस कि ज्यादातर हम मैथमेटिक्स को करते ही ऐसे हैं कि हम उसमें कुछ मान लेते हैं जो चीज हमें नहीं मालूम होती है, जो अननोन क्वांटिटी होती है। जैसे कि माना कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ टॉफीज हैं, या फिर मान लेते हैं कि रोहन की एज एक्स ईयर्स है, या फिर वाई ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो इस तरह से जो हमें पता नहीं होती तो हम वहां पर क्वांटिटी को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो वहां पर हम अल्फाबेट्स का यूज कर लेते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी अल्फाबेट हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स को यूज करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो इन्होंने दिया था सबसे पहले, रेने डिकार्टिस ने। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन को भूलेगा नहीं, यही थे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हम। ये है हमारा सेकंड टॉपिक, फ्लोर प्लान ऑन अ ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कुछ वर्ड्स आए हैं आपके सामने कि फ्लोर मतलब बुनियादी तौर पे हम ग्रिड को समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, ग्रिड क्या है, आपके सामने है। देखो, ये जो आपके सामने एक ग्रिड, या फिर इसको हम फिगर बोल लें या फिर डायग्राम बोलें, तो आपके सामने एक रिप्रेजेंट है, ये हूबहू आपकी एनसीईआरटी बुक का। अब बच्चों की क्या होती है टेंडेंसी, इतना कुछ लिखा होता है एनसीईआरटी बुक्स में, उनको पढ़ने में बड़ा आलस आता है। तो मैंने बहुत डिफाइन तरीके से यहाँ पर समझाने आई हूँ कि पूरे पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, तो सिंपल प्रिसाइज तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो, जहां तक आप ऑब्जर्व करोगे इसमें कि यहाँ पर हमने दो लाइनें बनाई हुई है, एक जीरो से राइट में जा रही है और एक जीरो से ऊपर जा रही है। नीना, जसपाल, टीना, अनिल, जिमी, इस तरह से कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। लेकिन ये नाम लिखे क्यों हैं, कि इस तरह से हमने रिप्रेजेंट क्यों किए हैं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो चलो स्टोरी सुनते हैं। जो स्टोरी है वो है एक लड़की प्रीति की। प्रीति एक स्टूडेंट है जो एक दिन अपनी मैथ्स की क्लास में जाती है, तो देखती है वहां पर कि वहां पर उसकी एक न्यू मैथ्स टीचर आई है जिनका नाम है मिस मेहता। वो क्यों आई है, क्योंकि उनके जो प्रीवियस टीचर थे मिस्टर अनुराग, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं। तो उनकी जगह पर मिस मेहता ही बच्चों को पढ़ाएगी। अब पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैम के साथ, कि मिस मेहता बच्चों के नाम नहीं जानती थी। तो अगर बच्चों के नाम नहीं मालूम होंगे तो किसी को कॉल करना हो तो कैसे बुलाएंगी? ठीक है, इशारा तो नहीं कर सकती। और किसी को कुछ काम बताना हो या किसी को कुछ देना हो, किसी की कॉपी मंगवानी हो, तो कैसे बच्चे को कॉल करेगी? तो ये बड़ी प्रॉब्लम मैम फेस करी थी। तो प्रीति ने एक स्मार्ट आइडिया दिया मैम को। क्या आइडिया था वो? मैम, कॉल स्टूडेंट्स बाय देयर सीट नंबर। मतलब प्रीति ने बोला, मैम,
क्यों ना आप बच्चों को उनकी सीट नंबर से कॉल करें? तो मैम ने सोचा सीट नंबर से कॉल करें? अरे वाह! ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब ये सीट नंबर से कॉल करने का क्या आइडिया था? क्या आपने सोचा कैसे हम बच्चों को सीट नंबर के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं? यस, आपने सही सोचा। देखो, आपने भी कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई बार जब आपकी कोई रेगुलर टीचर नहीं आती है स्कूल में, तो उनकी जगह किसी और टीचर का अरेंजमेंट लगता है। और अगर वो क्लास में आती है और अगर उनको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम नहीं मालूम है टीचर को, तो वो क्या करते हैं? आपको कैसे बुलाते हैं कि बेटा जो बच्चा सेकंड लाइन में और 4 डेस्क पे बैठा हुआ है, वो बच्चा इधर आओ। तो बोलती है ना टीचर आपको? तो यही है सीट नंबर से कॉल करने का। लेकिन मैथमेटिक्स में हम जो बच्चों को सीट नंबर से कॉल करते हैं, उसका एक तरीका अलग होता है। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों को बुलाने के लिए? हम कॉलम्स और रो का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में अब मैथमेटिक्स की टीचर है, बच्चों को फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तो बोल नहीं सकती। नहीं ना ही बोलना चाहिए मैम को। मैम ने बच्चों को बुलाने के लिए कॉलम और रो का आइडिया लिया। अब कैसे किया देखते हैं। देखो, हाउ टू फाइंड अ स्टूडेंट सीट। वी यूज टू नंबर्स टुगेदर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। चलो इस ऑर्डर्ड पेयर को फिर से हम बाद में समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ हम प्रीति की बात कर रहे थे। अगर टीचर को प्रीति को बुलाना है तो वो कैसे बुलाएगी? पहले आप देखो यहाँ पर कि प्रीति बैठी कहाँ है इस ग्रिड के अंदर। ये प्रीति की लोकेशन है। तो हम देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड लाइन में बैठी है। थर्ड लाइन का मतलब हुआ कि पहला है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। इस ग्रिड के अंदर 5 कॉलम है। ठीक है? तो प्रीति कौन सी कॉलम में बैठी है? प्रीति थर्ड कॉलम में बैठी है। अब ये बताओ कि कौन से नंबर के डेस्क में बैठी है? फर्स्ट नंबर का डेस्क, सेकंड नंबर का डेस्क, थर्ड नंबर का डेस्क और फोर्थ नंबर का डेस्क। तो प्रीति कहाँ बैठी है? थर्ड कॉलम में फोर्थ नंबर के डेस्क पर। यानी कि हम इसको लिखेंगे थर्ड कॉलम और फोर्थ रो। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मतलब थर्ड कॉलम, 4 मतलब फोर्थ रो। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में हम कॉलम और रो का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट या सीट का लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन का मतलब किसी भी पॉइंट या किसी भी सीट या किसी भी क्वांटिटी का जो एड्रेस है। ठीक है? जैसे आपके घर का एड्रेस, एड्रेस का मतलब आपको उस पर्टिकुलर जगह का पिन कोड मालूम होना चाहिए। आपको वहाँ का गली नंबर पता होना चाहिए, हाउस नंबर कौन-सा है, कौन-सा फ्लोर है। तो हम हर बारीक चीज़ों को हम जब बताते हैं तभी कोई हमारे यहाँ आ पाता है ना? वरना अगर हमने बोल दिया कि हम पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत सारे घर हैं। तो कोई भी आपके घर में कैसे आएगा जब तक आप उसको बारीक-बारीक चीज़ें नहीं बताओगे। इसी तरह से टीचर ने अगर क्लास में किसी बच्चे को बोला कि बेटा आप आओ, तो सामने तो टीचर के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब आप में कौन-सा बच्चा उठ के आएगा? जब तक टीचर किसी बच्चे का करेक्ट पोज़ीशन नहीं कॉल करेगी या करेक्ट सीट नंबर नहीं कॉल करेगी, तब तक बच्चा मैम की बात नहीं पकड़ पाएगा या मैडम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये जो एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल दिया है, इट इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल आपको कोऑर्डिनेट समझाने के लिए कि किस तरह से हम क्लासरूम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें पता ही नहीं था। जैसे आप लोग की क्लास में होते हैं ना, अगर मान लो 4 लाइनें हैं डेस्क के, तो वो लाइन नहीं है, आज के बाद आप बोलेंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। और हर कॉलम में मान लो अगर 6-6 डेस्क लगे हैं, तो टोटल कितने डेस्क हो गए आपकी क्लास में? बताइए? यस, 24। तो इस तरह से आपकी डेस्क अगर क्लासरूम बड़ी है, तो डेस्क ज़्यादा आ जाएँगे, अगर क्लासरूम छोटी है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ भी एडजस्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का लोकेशन बताते हैं, तो उसके लिए कॉलम और रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अब देखो एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखा था, प्रीति सिट्स इन थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो, तो उसका पोज़ीशन हो गया 3, 4। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? आपने देखा कि हमने 2 रियल नंबर्स ले लिए क्योंकि डेफिनिशन में यही था ना हमारा कि 3 और 4 ये 2 हमारी क्या है? रियल नंबर्स हैं और इनको हम इस्तेमाल करके एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो ऑर्डर आपके सामने है, 3 पहले लिखा जाएगा जो कि कॉलम है, 4 यानी कि रो है बाद में और इनको हम एक पेयर में लिखेंगे विद सम ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना ज़रूर है। जल्दी-जल्दी में बच्चे क्या करते हैं सिर्फ़ 3, 4 लिख के चले जाते हैं। नहीं, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो 2 नंबर्स को सही ऑर्डर में लिखकर, बीच में कॉमा लगाकर और साइड में ब्रैकेट लगा के ही छोड़ना है। तभी आपका करेक्ट पोज़ीशन होगा उस पॉइंट का।
तो ये जो चीज़ें मैंने बोली है ना आपको, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो, इन्हीं को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेट्स क्या है? जो हम ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स लिखते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पहला नंबर हमेशा कॉलम होता है, सेकंड नंबर हमेशा रो होता है, ठीक है? जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को लिखने के लिए। लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऑर्डर पेयर में हम जैसे 3,4 लिखा है तो हम 4,3 भी तो लिख सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जो 3,4 है, उसमें 3 क्या होता है? कॉलम होता है और 4 होता है रो। लेकिन अगर हम 4,3 लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 4 कॉलम हो गया और 3 नंबर का रो हो गया। अब देखते हैं हमारे ग्रिड में 4 नंबर का कॉलम कौन-सा है? ये वाला, ठीक है? और 3rd नंबर का रो कौन-सा है? ये वाला। तो अगर हम इसको देखें, ये दोनों लाइनें अगर हम मीट करें एक जगह, तो यहाँ पर इस पोज़ीशन पे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठी हुई है मैरी। तो इस तरह से 3,4 पर तो प्रीति बैठी है और 4,3 पर बैठी है मैरी। तो दोनों की दोनों पोज़ीशन अलग हो गई ना? देखो 3 को 4 और 4 को 3 लिखने पर ही एकदम से पोज़ीशन चेंज हो गई। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यही मैंने यहाँ नोट किया हुआ है आपके सामने कि 3,4 एंड 4,3 आर एब्सोल्यूटली डिफरेंट। दोनों बिल्कुल अलग हैं, सेम नहीं समझना उसको। और 3,4 इज़ नॉट इक्वल टू 4,3, दोनों के दोनों अलग हैं। ये बार-बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं भी इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ कि 3,4 इज़ नॉट इक्वल टू 4,3, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएँगे। इससे लोकेशन भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, अगर आपने किसी को एड्रेस दे दिया कि आपके घर का नंबर है 25, ठीक है? और किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको तो ये पता है कि 25 का मतलब हुआ कि 2 और 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? और वो आ गया ढूँढता हुआ 52 नंबर को। तो 25 और 52 दोनों देखो कितने अंतर है। नंबर में 2 और 5 डिजिट तो सेम है, लेकिन इनका पोज़ीशन डिफरेंट हो गया और पोज़ीशन डिफरेंट होते ही हमारे घर का जो लोकेशन है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा कॉलम पहले आएगा, रो बाद में आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा और इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि अपने जो नंबर्स हैं उसको हम पेयर बना के एक ऑर्डर में लिखेंगे विद अ ब्रैकेट। तो आपके सामने एक डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ टू रियल नंबर। दो रियल नंबर्स का पेयर होता है रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर अब बता दिया है कि पहले नंबर पे हमेशा कॉलम होता है, दूसरे नंबर पे हमेशा रो होता है और इसको ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, दोनों के बीच में कॉमा जरूर लगाना है। A is always written in the first position, B is always written in the second position. इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि A, B is not equal to B, A। इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में हमने सीखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैथमेटिशियन का नाम क्या था? रेने डिकार्टिस। सेकंड, फ्लोर प्लान ऑन अ ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अब आपको जमीनी तौर पे समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। हम ग्रिड में कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारे 2 टॉपिक्स कवर हुए, ठीक है? बाकी के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी तक आपका ये होमवर्क है कि इस वीडियो को आराम से 2-3 बार देखें और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय। प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।